जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वसुदेव कुटुंबकम और G20 में क्या चीजें भारत ने अचीव करी और इसके क्या जो है इश्यूज डिस्कस किए गए, क्या इसकी डिक्लेरेशन रही और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है ये भारत के लिए, और यहां पर जो हमारी एंशंट इंडिया की फिलॉसफी है वसुदेव कुटुंबकम की, वो कैसे भारत ने दुनिया भर में शोकेस करी और कैसे जो है वसुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी है या फिलॉसफी है वो आज के लिए ग्लोबल इश्यूज के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ये आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की। देखिए, वसुदेव कुटुंबकम जो है एक संस्कृत फ्रेज है और इसका जो लिटरल मीनिंग है वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व ही जो है एक परिवार है। और ये फिलॉसफी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम ग्लोबल इश्यूज की बात करते हैं, ग्लोबल इश्यूज में आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक देश जो है इसको ठीक कर सकता है? क्या एक देश के या कुछ दो चार देशों के एफर्ट से ये ठीक हो सकता है? जी नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो इसमें साथ में आए और इस थॉट प्रोसेस से कि हमारे देश का मुद्दा नहीं है, हमारे देश का इसमें रोल नहीं है, इससे ऊपर उठकर जब आप ये सोचेंगे कि पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, तब आप जो है इस पे सीरियस एक्शन ले पाएंगे। उसके अलावा अगर हम इश्यूज की बात करें तो दुनिया भर में जो गरीबी का एक बहुत बड़ा इशू है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारे इश्यूज तभी डिस्कस हो पाएंगे या तभी सॉल्व हो पाएंगे जब ग्लोबल लेवल पर जो है देश इसमें साथ में आएंगे। इसके अलावा अगर आप रीसेंट कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, वो बेशक रशिया यूक्रेन वॉर हो, ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हो, इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट हो, ये तभी सॉल्व हो पाएंगे जब इस तरीके की जो हमारी एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है इसको हम आगे रख पाएंगे। तो G20 की मीटिंग में इंडिया ने जो थीम दिया वो वसुदेव कुटुंबकम का दिया। उसमें हमने जो इंग्लिश में ये था तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस चीज़ की काफ़ी सराहना की गई दुनिया भर में और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया। ये तो वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ये जो शब्द है वसुदेव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया। एक सीधा सीधा फैक्ट है आपके लिए। और इंपॉर्टेंट है कि जब हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, तो ये जो फिलॉसफी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए, और यही हमने वहाँ पर शोकेस करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर सबसे पहले G20 की हम बात कर लेते हैं कि G20 क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, G20 में दुनिया के 19 सबसे बड़े देश और EU, यूरोपियन यूनियन आता है। अब उसमें यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है। बट G20 की अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग जीडीपी की टर्म्स में 80%, दुनिया की 80% जीडीपी इन G20 जो है देशों में आती है। और उसके अलावा 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन इस देश में इस G20 में रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि G20 में जो मुद्दे डिसाइड किए जाएंगे वो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के मुद्दे हैं या एक दुनिया की डायरेक्शन को वो बताते हैं। अब यहां पर आगे अगर हम चलें तो जो मैंने आपको बताया कि वसुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी है या फिलॉसफी है वो क्यों आज के समय पर रेलेवेंट है। देखिए, अगर हम मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एक जो है समाज को या एक देश को ही प्रभावित कर रहा है? जी नहीं, वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। डीप फेक वीडियोज है, क्या वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है या किसी समाज के लिए है? वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, फ्यूचर के चैलेंजेस की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो दुनिया भर को जो है वो एक बहुत मुद्दा है। क्लीन वाटर, क्लीन एयर। इसके अलावा अगर हम बात करें महिलाओं की, ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम्स की, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा, वसुदेव कुटुंबकम की थ्योरी को अपनाना पड़ेगा, उस फिलॉसफी को अपनाना पड़ेगा, तभी आप उस तरीके का डेडिकेटेड एक्शन ले पाएंगे। पीस एंड कन्फ्लिक्ट, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज हैं, इन पे जो है ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी चीज को बहुत जोर शोर से भारत के द्वारा जो है आगे भी रखा गया। तो यहां पर बात कर लेते हैं G20 कंट्रीज की। खासकर जो बहुत सारा जो ऑडियंस है हमारा, जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो स्टूडेंट है
और वो एग्जाम के लिए भी तैयार कर रहा है, तो हम यहाँ पर G20 की कंट्रीज के लिए के हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा देश G20 में नहीं आता, कौन सा आता है, तो इसको लेकर भी एक ट्रिक है। हम देख सकते हैं पहले G7 है आपका जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, ठीक है। G8 में रशिया था। 2014 में जब रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, क्रीमियन पेनिनसुला पर, तब रशिया को इसे बाहर कर दिया गया। अब G7 है, और इवन ये भी चर्चा थी कि G7 को दोबारा से G8 बनाया जाए और उसमें भारत को ऐड किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो स्टेटस है वो कैसे बढ़ रहा है, इसकी काफी ज्यादा चर्चा थी, बट बहरहाल अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। G20 में भारत है और G20 की अध्यक्षता भारत ने करी लास्ट ईयर। तो ये जो ट्रिक है, स्टार्स बेस्ट फ्रेंड सेंट यू इंडिगो एंड मैजिक जूस। अब मैंने इसमें एंड भी ऐड किया है, तो ये एंड क्यों है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो स्टार का एक बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे समझ लीजिए, और उसने आपको एक इंडिगो गाड़ी जो है वो भेजी है और मैजिक जूस भेजा है, ताकि आपकी भी पर्सनालिटी जो है वो स्टार की तरह हो जाए। तो ये ट्रिक है। तो स्टार्स के लिए फुल फॉर्म क्या है? सो सऊदी अरेबिया, ठीक है, तुर्की या तुर्की, उसके बाद ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आर से रशिया और एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड से हो गया ब्राजील और फ्रांस, एस से हो गया आपका साउथ कोरिया, यू से हो गया यूएसए, आई से हो गया इंडिया भी हो सकता है, इंडोनेशिया भी हो सकता है, इटली भी हो सकता है, 3 आई हैं, ठीक है। एंड से अफ्रीकन यूनियन जो अभी ऐड हुआ है, G21 हो गया है अब। देन आपका मैजिक है, मैजिक में हो गया मैक्सिको, अर्जेंटीना, जी से जर्मनी, आई से इंडिया और सी से हो गया कनाडा। फिर आपका जूस हो गया जापान, और उसके बाद हो गया यूके, आई से हो गया इटली, सी से हो गया आपका चाइना और ई से हो गया EU। तो ये हो गए G20 के देश। इसको जब 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारे के सारे देश याद भी हो जाएंगे, और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आंसर भी कर पाएंगे। चलिए, तो ये है, अगर हम मैप में इन देशों को देखें तो इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। और 5 मेन मुद्दे अगर हम देखें G20 समिट में, जो 5 की आउटकम्स थे, पहला था ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को एक देश ठीक नहीं कर सकता, तो ये समझ जो है कहीं ना कहीं आई, और ये चीज को लेकर जो है एक आउटकम बेस्ड चीजों को लाया गया G20 में। ये कहा गया कि सब देशों का यहां पर जो एफर्ट है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑन प्लान ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या जिसको सतत विकास लक्ष्य भी कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशंस तक रहे, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, अगली जनरेशंस को भी ध्यान में रख के किया जाए। सो उस पर जो है यहां पर बात की गई। हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन एंटी करप्शन। देखिए, करप्शन एक ऐसी चीज है जो डेवलप्ड कंट्रीज को भी प्रभावित करता है वन वे और द अदर वे, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और ये एक दीमक की तरह है, धीरे धीरे देश की जड़ों को खोखला करता है। इसको लेकर मैंने अलग एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उसको जाकर देखिए कि क्या कोई देश कभी करप्शन को खत्म कर सकता है नहीं, कैन अ कंट्री एवर एलिमिनेट द करप्शन। इसको लेकर एक वीडियो है अराउंड 25 मिनट्स का, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट आपका सपोर्ट फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है कि जब तक आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक करप्शन कम करना जो है मुश्किल है, या ऐसे समझिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं करप्शन को कम किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आज के समय पर हम ई गवर्नेंस की, ई टेंडरिंग की बात करते हैं, धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो करप्शन है, बहुत सारी चीज़ों में करप्शन है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ईजी है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का रिफॉर्मेशन। देखिए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में 2 बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आप, ये हमेशा से डेवलपिंग कंट्रीज का एक आरोप रहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है बहुत ज्यादा US और यूरोप सेंट्रिक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है, आज तक पिछले 80 सालों में आज तक सिर्फ अमेरिकन बना है, USA का सिटीजन। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि अजय बांगा जी हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट।
वो भी अमेरिकन सिटीजन है, भारतीय मूल के हैं बट अमेरिकन सिटीजन है। सिमिलरली ईयू का हेड आज तक सिर्फ यूरोपियन बना है। तो यहां पर एक बहुत हमेशा से बात कही जाती है कि इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी जो है यहां पर बात की गई। तो इसके अलावा ये सारे मुद्दे हैं। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने अभी बात करी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करी, जेंडर इक्वालिटी की हमने बात करी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा एआई है, रोबोटिक्स है, इस पर भी ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। देखिए, जो आज के हमारे सेशन का मुद्दा है वसुधैव कुटुंबकम एंड G20, कि किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है वो इंपॉर्टेंट है अगर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है जीने के लिए, और दुनिया को एज अ होल, एज अ कह लीजिए एज अ प्लैनेट जो है ग्रो करना है, एज अ वर्ल्ड ग्रो करना है। तो यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज हैं, ग्रीन डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात की गई। तो ये सारे के सारे मुद्दों पर सारे देशों को साथ लाने की भारत के द्वारा कोशिश की गई और काफी सक्सेसफुल जो है ये इवेंट माना गया। यूक्रेन वॉर, इवन एक दिन पहले तक जब ये फाइनल डिक्लेरेशन आनी थी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये कहा जा रहा था कि ये G20 फेल हो जाएगा, कोई कॉमन डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक तरफ रशिया है, एक तरफ यूएसए है, दोनों को आप एक टेबल पर कैसे लाएंगे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट कैसे ला पाएंगे जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। बट फाइनली ऐसा डॉक्यूमेंट लाया गया, दोनों पार्टीज के द्वारा वो एक्सेप्टेबल था और जो है इसको एक सक्सेसफुल इवेंट के रूप में देखा गया। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, उसके अलावा एनर्जी और फूड सिक्योरिटी है, इन सारे मुद्दों पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में बातचीत की गई। इसके अलावा बहुत बड़ा जो एक स्टेप लिया गया वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। देखिए, सीधा सीधा जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर में इसको देखा गया, किस तरीके से भारत को मिडल ईस्ट या जिसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं उसके साथ और फर्दर जो है यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाए। दो इजराइल और हमास वॉर के बाद जो है ये जो है कह सकते हैं ठंडे बस्ते में पड़ गया है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत से आप पूरे के पूरे वेस्ट एशिया को कनेक्ट करेंगे एंड फर्दर यूरोप को कनेक्ट करेंगे। इससे होगा क्या, इससे ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सकता है। तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में भारत के द्वारा इसको देखा गया। तो यहां पर आप इन सारे लीडर्स को साथ में लेकर आना, और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि आउटकम्स जो हैं, जो आउटकम या जिन मुद्दों पर बात की गई वो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा थे। अगर आप यहां पर देखेंगे इंडिया में 73 लाइन ऑफ एफर्ट्स, उससे पहले 36, 22, मतलब बहुत कम। तो ये आप ऐसे समझो कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किन मुद्दों पर फाइनल डिसीजन हुआ, ये सबसे ज्यादा था भारत की प्रेसिडेंसी में। तो ये जो फोटो है काफी वायरल हुआ उस समय पर और काफी ज्यादा जो है इस पे चर्चा हुई, किस तरीके से जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं। सो इट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ जेस्चर जो शो किया गया भारत के प्रति कि भारत का जो रोल रहा है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करने की काफी समय से बात चल रही थी, पर भारत ने इसको लेकर एक फाइनल स्टेप लिया और फाइनली वो ये जो मूवमेंट है अफ्रीकन यूनियन का, क्योंकि देखिए अफ्रीका की भी हमेशा से ये एक कंप्लेंट रही है या एक शिकायत रही है कि किस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों को इग्नोर किया जाता है जब ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात आती है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उनको जो है एक ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो ये चीज भी जो है भारत ने यहां पर काउंटर करने की कोशिश करी और अफ्रीकन यूनियन को फाइनली G21 का हिस्सा बनाया। ठीक है जी, तो 21st मेंबर बनाया। इस पूरे मुद्दे को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर, G20 को लेकर आपका क्या कहना है जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और आपको क्या लगता है कि इसके अलावा किस चीजों पर जो है भारत को सराहना मिली, क्या चीजें हैं जो भारत को और इश्यूज को यहां पर उठाना चाहिए था। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम की हम फिलॉसफी की बात करें तो वो और किन सेक्टर्स में और किन मुद्दों में काफी इफेक्टिव हो सकती है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।